चंद्रयान 2 2019 की इन तस्वीरों को शायद ही कोई भारतीय होगा जो भुला पाएगा। अपने रास्ते से डेविएट होते विक्रम लैंडर की ये तस्वीर, लैंडर से संपर्क टूटने के बाद कमांड सेंटर की ये तस्वीर, और जिससे हर भारतीय का सीना पसीज गया वो थी ये तस्वीर। खैर, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चंद्रयान 2 चांद की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। सतह से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर से चंद्रयान 2 में गड़बड़ी शुरू हो गई थी और वो अपने प्रिडिक्टेड पाथ से भटक गया था। अगर उस समय भारत चांद पर विक्रम लैंडर को सही सलामत उतार देता तो भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। भारत के चंद्रयान 2 से कुछ महीने पहले इजराइल भी चांद पर परास्त हो चुका था। इजरायली स्पेस एजेंसी स्पेस आयल का बेराशीत लैंडर भी चांद पर उतरते हुए एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। इसके अलावा 25 अप्रैल सन 2023 को जापान की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी आई स्पेस द्वारा भेजा गया हकुटो आर लैंडर भी चांद पर उतरते वक्त किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से सतह पर क्रैश लैंड हो गया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, बल्कि उस गलती से सीखकर निर्णय किया है चंद्रयान 3 का, जो कि जल्द ही जुलाई 2023 में लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है। सालों पहले चंद्रयान 3 पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि आखिर इस मिशन में क्या होगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और वो चांद पर क्या करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में। चंद्रयान 3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का प्रोजेक्ट है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा एक लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करवाना। लेकिन ये मिशन इतना चैलेंजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। अब साउथ पोल पर दिक्कत यह है कि हम साउथ पोल पर किसी भी चीज से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और ना ही वो कम्युनिकेशन रियल टाइम में होगा, ना तो हम चांद के साउथ पोल को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए ये लैंडिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड बन जाती है कि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसके अलावा साउथ पोल के इलाके को इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, जिससे हमें वहाँ की जियोलॉजी और सतह की संरचना के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है। इसलिए भी चांद के साउथ पोल पर लैंड करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसरो का चंद्रयान 2 भी चांद के साउथ पोल पर ही क्रैश लैंड हुआ था और चंद्रयान 3 को भी साउथ पोल पर ही उतारने का प्लान है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर साउथ पोल पर उतरना इतना कठिन है तो हम बार बार साउथ पोल पर ही क्यों जा रही हैं? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर ही पानी की खोज की थी, और आगे चलकर नासा के ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने ये कंफर्म भी किया था कि हाँ, वाकई चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। चांद के इस इलाके में कुछ ऐसे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे में रहते हैं। हमें वहां पर पानी मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य के रेडिएशन से दूर होने की वजह से उन क्रेटर्स में अगर हमें जीवन के संकेत मिले तो वो एक बहुत बड़ी खोज होगी। इसके अलावा हमारा चंद्रयान 2 साउथ पोल पर ही क्रैश हो गया था, और मेरे ख्याल से चांद के साउथ पोल पर दोबारा उतरने के लिए इतनी मोटिवेशन काफी है। खैर, हमारे इरादे वही हैं, हमारा मकसद वही है, लेकिन चंद्रयान 3 ये बदल चुका है। ये चांद की सतह और ऑर्बिट से डेटा कलेक्ट कर पाएगा। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जैसे ही होंगे, लेकिन कुछ बेहतर इम्प्रूवमेंट्स के साथ, जिनकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। लेकिन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की जगह इस बार चंद्रयान 3 में एक प्रपल्शन मॉड्यूल होगा, जो कि किसी ऑर्बिटर की ही तरह चांद को ऑर्बिट करेगा। लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन के लिए इसे रिले के तौर पर यूज किया जाएगा। चलिए अब इसके तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रपल्शन मॉड्यूल की। ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसके एक साइड पर पावर के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इसके टॉप पर एक बड़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसे आप इंटर मॉड्यूल अडेप्टर कोन भी कह सकते हैं, जो कि लैंडर को माउंट करने के लिए है। इसके अलावा इसकी दिशा और गति को कंट्रोल करने के लिए मेन थ्रस्टर भी लगाए गए हैं। बेसिकली प्रपल्शन मॉड्यूल का काम होगा लैंडर को कैरी करके चांद के स्पेसिफिक एरिया तक ले जाना, लैंडर को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में लैंडिंग के लिए रेडी करना
और लैंडिंग के समय और उसके बाद भी लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के कम्युनिकेशन में एज अ रिले काम आना। इसमें कोई सोफिस्टिकेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, ये बस एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर काम में लिया जाएगा। इसके बाद है एक लैंडर, जो कि जनरली एक बॉक्स की शेप में होता है। सरफेस पर रेस्ट करने के लिए इसमें 4 लेग्स होंगी और लैंडिंग के समय उतरने के लिए इसमें भी लैंडिंग थ्रस्टर्स लगे होंगे। लैंडर का भार करीब 7552 किलोग्राम है, जिसमें करीब 26 किलोग्राम का एक रोवर भी है। इसके साइड में लगे होंगे सोलर पैनल्स, जो कि इसकी पावर नीड्स को पूरा करेंगे। इस मिशन में इसरो की सबसे बड़ी चुनौती होगी सफलतापूर्वक चांद की सतह पर टच डाउन करना, और इसके लिए इस लैंडर में कई तरह के सेंसर्स का यूज किया गया है, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, एल्टीमीटर्स, डॉपलर वेलोसीमीटर, स्टार सेंसर्स, इंक्लिनोमीटर, टच डाउन सेंसर और कैमराज, जो कि खतरे को भांपने और सतह को सही से मॉनिटर करने और किसी भी हजार्ड को अवॉइड करने के लिए यूज किए जाएंगे। और ये सारा तामझाम होगा इस लैंडर को सही से चांद की सतह पर उतारने के लिए। इतने इंस्ट्रूमेंट्स के डेटा से ही हम सही डिसीजन ले पाएंगे, और अगर किसी सेंसर में ग्लिच आता है तो दूसरे सेंसर्स उसकी जगह पर असिस्ट कर सकते हैं। इसके एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हील्स का यूज किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए एक एक्स बैंड एंटीना यूज किया जाएगा, जो कि हमें डीप स्पेस नेटवर्क से जोड़े रखेगा। इसके साथ ही लैंडर के एक कंपार्टमेंट में रोवर भी मौजूद होगा, जो कि एक रैंप की सहायता से सरफेस पर डिप्लॉय किया जाएगा, बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह। रोवर 6 पहियों पर माउंटेड एक रेक्टेंगुलर चैसिस होगी, जिसमें कई नेविगेशन कैमरास लगे होंगे। एनर्जी नीड्स के लिए सोलर पैनल्स और डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ एंटीनास भी इस पर लगाए गए हैं। रोवर सबसे पहले लैंडर को डेटा ट्रांसमिट करेगा। लैंडर चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रपल्शन मॉड्यूल को, और फिर वहां से वो डेटा हम तक पहुंच पाएगा। लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद की सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशंस में यहाँ की सतह का थर्मल बिहेवियर कैसा रहता है। इसके साथ ही वहां पर होने वाली साइज्मिक एक्टिविटीज के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर साइज्मिक एक्टिविटी यानी कि इल्सा को भी लगाया गया है, जो कि लैंडिंग साइट की साइज्मिक एक्टिविटी यानी कि चांद पर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों को नोट करेगा। इसके अलावा द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी रंभा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के एनवायरनमेंट में मौजूद गैस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा। पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी लैंडर में मौजूद होगा, जो कि इसरो को नासा द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यह अर्थ और मून के प्रिसाइज डिस्टेंस मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। लैंडिंग साइट की लोकल सरफेस, वहां की कॉम्पोजिशन आदि को स्टडी करने के लिए भी इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि वहां की सॉइल और लोकल सरफेस को स्टडी करेंगे। तो ये तो थे वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लैंडर और रोवर साइंस मिशन परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। शुरुआत में हमने चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर यानी कि प्रपल्शन मॉड्यूल के बारे में बात कही थी कि इस बार ऑर्बिटर कोई स्पेशल साइंस मिशन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन इस पर द स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप इंस्ट्रूमेंट को जरूर जगह दी गई है, जो कि चांद की ऑर्बिट में रहकर अर्थ को स्टडी करेगा। ये वाकई एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात यह है कि हम चंद्रयान 3 से वो डेटा इकट्ठा कर पाएंगे जो चांद पर भविष्य में कॉलोनीज बनाने के लिए चाहिए होगा। जी हाँ, नासा और ईएसए के फ्यूचर प्लान्स चांद के साउथ पोल पर कॉलोनीज बनाने के हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य के रेडिएशन से बचने के लिए क्रेटर्स मौजूद हैं, और इसके साथ ही वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होने की वजह से फ्यूल और डेली नीड्स पूरी हो पाएंगी। तो ये इसरो का एक बेहतर कदम है चांद को समझने का, और हमें पता है कि इस डेटा की डिमांड फ्यूचर में कितनी होने वाली है। ये मिशन इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल जुलाई 2023 में इसे GSLV Mark 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। खुशी की बात यह है कि इस मिशन में हमारा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी बैकअप रिले के तौर पर यूज होने वाला है, और ये बात शायद आपको दुखी कर दे कि इस मिशन को यानी कि रोवर और लैंडर को 14 अर्थ डेज के मिशन पीरियड के लिए ही इनिशियली डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो 14 दिन बाद इस मिशन को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के पास 14 दिन का ही समय होगा, और हमारी प्रार्थना
इसरो के लिए हमेशा रहेगी। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं चंद्रयान 3 को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।